हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है। और अपन उसमें काफी सब कुछ कर लिया है। जैसे अपन ने सारा पार्ट, सारे लाइफ प्रोसेस ह्यूमन से रिलेटेड और प्लांट्स रिलेटेड कर चुके हैं। बस लास्ट पार्ट बचा है, वो है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन का भी अपन ने बेसिक देख लिया था कल कि एक्सक्रीशन क्या होता है और बेसिकली वो क्या क्या उसमें से क्या क्या डिटरमाइन हो सकता है और कैसे कैसे उसके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर से ऑर्गन्स होते हैं, ये सब। अपन आज क्या करेंगे, अपन एक्सक्रीशन की बेसिक यूनिट पढ़ेंगे जो किडनी है, और किडनी की बेसिक यूनिट पढ़ेंगे जो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के फंक्शन, ये सब। इसके अलावा डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब जो किडनी होती है वो क्या होती है, और लास्ट में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अपन का मेन है ये करने का। और अगर टाइम बच गया तो अपन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कल का क्या 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 अपन ने पढ़ा है वो एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज। तो अपन ने पढ़ा है कि जैसे अपन जो भी खाना खाते हैं, जो भी अपन खाना वाना खाते हैं उसमें से एनर्जी मिल गई, पर उस खाने में से बहुत सारा वेस्ट बनता है। वेस्ट बनता है जैसे, ठीक है, तो अपन जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा वेस्ट भी होता है। जैसे अपन ने बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट खाया है, जैसे अपन नाइट्रोजन खाते हैं प्रोटीन के लिए, उसमें बहुत सारे वेस्ट भी तो होंगे जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स है। तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है ना वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब वो थोड़ा पॉइजनस टाइप है। तो ये अपन की बॉडी में अगर रहेगा तो काफी हार्मफुल प्रोडक्ट है। तो अमोनिया अपन की बॉडी में नहीं रहना चाहिए, तो उसको थोड़ा डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा। डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरिया में। और यूरिया को बॉडी एक्सक्रीट कर लेगी इजीली। तो अपन को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है और यूरिया को बॉडी इजीली एक्सक्रीट कर लेगी। तो इसमें क्या हुआ, अमोनिया आया कहाँ से, तो जो भी अपन खाना खा रहे हैं ना, वो खाना फाइनल प्रोडक्ट में जो होता है वो अमीनो एसिड्स बनते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। तो वहां से अमोनिया आया है। अब अमोनिया को हटाना है, और अमोनिया को हटाने के लिए अपन को उसको थोड़ा सा डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा, यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यूरिया भी टॉक्सिक तो है, पर अमोनिया इतना टॉक्सिक नहीं है। पर फिर भी अपन यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी। तो ये पूरा प्रोसेस होता था एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। और भी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा जो चीजें होती है उसका भी रिमूवल जो होता है वो भी एक्सक्रीशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपन के काम की नहीं है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी काम की नहीं होती है। अपन को एक्सहेल ही करनी है वो, तो एक तरीके से वो भी वेस्ट ही है। और जब अपन हैवी एक्सरसाइज करते हैं लैक्टिक एसिड बनता है, वो भी अपन के लिए वेस्ट ही है। तो ये भी जो एक्सक्रीट होगा इसको भी एक्सक्रीशन के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। और प्राइमरी प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीशन का वो कौन है, वो है अपन का यूरिया। ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला है। ठीक है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बोले जो एक्सक्रीशन के हैं वो कौन कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन के लिए प्रोडक्ट्स है, लैक्टिक एसिड एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट है, और जो अपन के बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आ जाते हैं या फिर बैक्टीरिया और ये सब आ जाता है वो भी अपन एक्सक्रीट कर देते हैं। जो मतलब हायर उसमें जोन में जाके उसको भी अपन एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट्स ही बोलेंगे। तो यही अपन के मेन मेन प्रोडक्ट्स हैं एक्सक्रीशन के। और अपन एक्सक्रीशन का मेन पार्ट्स पढ़ लेते हैं कौन कौन होते हैं। ठीक है, वापस बनाते हैं। ये दो किडनियां होगी, फिर किडनियों से कनेक्टेड दो पाइप्स होंगी जो कनेक्टेड होगी यूरिनरी ब्लैडर से। फिर इसके पैरेलल में ठीक है आर्टरी से ब्लड गया, प्योरीफाई हुआ, ऐसे। ठीक है, पूरा कनेक्टेड होता ही है। ये जो आ रही होती है, एक ब्लड आ रहा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है तो उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। और एक पूरा किडनी से प्यूरिफाइड ब्लड लेके जाती है तो उसको बोलते थे रेनल वेन। ठीक है, रेनल वेन। ये अपन की किडनी जो होती है ह्यूमन में पेयर में होती है, दो होती है लोअर एब्डोमेन में किडनी। ये जो होता है यहाँ पे अपन यूरिन स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये यूटेरस। ठीक है, तो यही इसके मेन मेन पार्ट्स होते थे और अपन ने ये सब पढ़ लिया था कल की क्लास में। अपन आज पढ़ेंगे कि जो बेसिक यूनिट है ना किडनी के अंदर वो क्या होती है।
बेसिक यूनिट, किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? तो किडनी है ना, वो मेनली 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, एक इसकी आउटर लेयर और फिर इसके अंदर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, और इसकी जो थोड़ी सी अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला नाम रखने की अपन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में या फिर कोई ज्यादा ही कुछ बता रहा है तो वो बता रहा है, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, पर अपन के एनसीईआरटी में कॉर्टेक्स और मेड्यूला ऐसे वर्ड नहीं है, ठीक है। फिर कॉर्टेक्स, फिर अंदर वाली जो लेयर होगी वो मेड्यूला, और कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट जो है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जस्ट बीच में, मतलब फंक्शनल यूनिट की पोजीशन ऐसे, ये फंक्शनल यूनिट ऐसे, ऐसे मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट है इस किडनी में, ठीक है, मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट है। और उस फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? उस फंक्शनल यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, फंक्शनल यूनिट है ना जो किडनी की, फंक्शनल यूनिट वो कौन है? तो वो है अपने नेफ्रॉन। ये आ गया फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन। और अपन को आज की क्लास में यही पढ़ना है कि नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है। तो आ जाओ, अपन आ जाते हैं अपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। ये है अपन का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरा नेफ्रॉन होता है, किडनी पूरी इससे ही लगभग बनी हुई है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिल मिलके किडनी बनाते हैं, और ये काम नहीं कर रहा है तो किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट है अपनी किडनी की नेफ्रॉन, आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये है अपन नेफ्रॉन पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। तो नेफ्रॉन को अपन मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टार्टिंग में। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या लगता है? सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका ग्लोमेरुलस, थर्ड पार्ट है इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फोर्थ पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके फुल फॉर्म भी होता है, फुल फॉर्म अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देंगे, नेक्स्ट वाले पेज पे वो लिख देंगे। अपन इसके पार्ट्स देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखो, ये जो पार्ट है ना कैप्सूल जैसा जो लग रहा है, इसको अपन बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल जैसा पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल, जो एक तरीके से ऐसा है, ठीक है। इसमें सब कुछ बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क है, और वो जो नेटवर्क को कैपिलरीज है ना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ठीक है। मेन मेन पार्ट ये आ गए। फिर इसके जस्ट पीछे, जहां से अपन ऐसे बोल रहे हैं ना कि बोमेन्स कैप्सूल के पीछे जो ये जो पाइप्स निकल रही है ना, ठीक है, ये जो ट्यूब्स निकल रही है, इसको अपन ने बोल दिया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। कई कोई बुक्स में इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, कोई कोई बुक्स में इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसके फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे ना, वो यहीं लिख देते हैं, ब्लैक से लिखते हैं तो व्हाइट पे दिख जाएगा अपन को। तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। एक फिफ्थ पार्ट भी बनाते हैं इसका, वो है लूप ऑफ हेनली, ठीक है। 5 पार्ट्स अपन को मेन याद रखना है। जैसे अपन को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड्स में आस्क हुआ है, क्या है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड लेबल इट, ठीक है। तो अपन को स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को लेबल भी करना है, ड्रॉ भी करना है, उसके फंक्शंस भी बताने को भी ऐड कर सकते हैं। तो अपन को ये पूरे मेन में इसके लेबलिंग के पार्ट्स पता होने चाहिए, तो अपन को मेन ये पार्ट्स तो लेबल करने ही है, ठीक है। 5 पार्ट्स इसके लेबल करना है। तो ये आ गया नेटवर्क ऑफ जो कैपिलरीज था, ग्लोमेरुलस बोला अपन उसको, और ये जो कनेक्टेड था ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो था उसको बोल दिया अपन ने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है ना, ये गई ऐसे घूमते हुए, ये ऐसे लूप बना रही, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ये लूप बना रही है, येलो वाली को देखो, ये यहाँ से घूमी है और ये ऐसे लूप बना रही है, और इस लूप को क्या बोलेंगे, येलो वाले को, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनली, ठीक है, लूप ऑफ हेनली, या हेनलीज लूप भी बोल सकते हैं। ये हेनलीज लूप का नीचे था, ये ऊपर जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग ऑफ हेनलीज लूप, और ये असेंडिंग ऑफ हेनलीज लूप, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है। अब ये ऊपर आया अपन, ये हेनलीज लूप से दूर है, तो उसको बोल दिया अपन ने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड, ये ओ नहीं है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट में डीसीटी भी बोलते हैं। और फिर फाइनली जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कहाँ कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। तो अपन को ये मेन चीजें आ गई है ना, मेन चीजें तो अपन को आ गई है। अब इसका देखते हैं इसकी फंक्शनिंग कैसे होती होगी इस चीज को हटा के, बाकी सबको हटा देता है। अपन को सब कुछ लेबलिंग भी आ गई है, मेन पार्ट्स भी अपन को पता चल गया है। अब फंक्शनिंग देखते हैं कैसे होती होगी, ठीक है। तो हटाते हैं बाकी सबको।
ठीक है। अब देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है तो उनको अपन पहले से ही हटा देते हैं। तो एक बार मैं इनको हटाने को थोड़ा टाइम दो। ग्रुप ऑफ एलनी कलेक्टिंग द काम का है तो ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मेन मेन पता होना चाहिए। देखो, बोमेंस कैप्सूल है, उसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से कनेक्टेड है ये रेड वाली आर्टरी। तो ये आर्टरी क्या है, ये रेनल आर्टरी है। ठीक है, ये है रेनल आर्टरी। यहाँ से मतलब क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, जो प्योरीफाइड नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारा अमोनिया और ये सब कचरा आ रहा है। ठीक है, तो ये रेनल आर्टरी में एंटर हुआ। अभी एंटर होगा तो ये क्या जाएगा, स्मॉल नेटवर्क में जाएगा कैपिलरीज के, और उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, स्मॉल नेटवर्क में गया, ग्लोमेरुलस में गया, और उसमें सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, सारा जो वेस्ट था वो रिमूव हो गया। ठीक है, मेनली ब्लड का सारा वेस्ट रिमूव हो चुका है। तो ये चला गया इसके आगे। अब कुछ ऐसा होगा ना कि जैसे कुछ थोड़ा बहुत वेस्ट बच गया है या ऐसा कुछ हो गया है, तो ये अभी रेनल आर्टरी यहाँ गई है। ठीक है, और जो वेस्ट रिमूव हुआ है वो कहाँ चला गया, जो भी वेस्ट रिमूव हुआ है वो यहाँ चला गया येलो वाली में। और येलो वाली का नाम क्या था, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये पीसीटी में गया। अब पीसीटी में ही घूम रहा है ब्लड, मतलब ब्लड नहीं है ये सिर्फ वेस्ट है। पर वेस्ट के साथ साथ क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी चली गई, जैसे अपन के यूजफुल चीजें चली गई। क्या चला गया एक्स्ट्रा, जैसे अमीनो एसिड्स थे जो यूजफुल थे, वो चले गए। तो वो तो अपन के काम के है ना। कभी कभार ग्लूकोज चला गया, तो वो भी तो अपन के काम का है। थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर चला गया, तो ये भी अपने काम का है। और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी होते हैं, तो ये सब चले गए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। पर ये सब अपन को जाने नहीं देने थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही फिल्टर हुआ ना ये, तो ये फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी चली गई। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी रीएब्जॉर्ब करवाने में। ठीक है, तो ये रीएब्जॉर्ब करवाएगी, और नीचे नीचे जब तक जैसे जैसे जा रहा होगा ना वेस्टेज, उसी बीच में ये डिफ्यूज होता जा रहा होगा इस रेड वाली पाइप में। तभी रेड वाली पाइप यहाँ पे नेटवर्क पूरा अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो जो अपन का ब्लड फिल्टर हुआ है वो तो रेड वाली में जा रहा है, और जो एब्जॉर्ब हुआ, मतलब वापस एब्जॉर्ब हुआ पीसीटी में से, वो वापस से बन के रेड वाली पाइप में आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये वापस से ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहाँ पे, ब्लू में। ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में गया इसका मतलब ये वेन में चला गया, और ये फाइनली फिल्टर्ड ब्लड चला गया है ब्रांच ऑफ रेनल वेन में। ठीक है, अब ये वेन में चला गया, अभी पूरा फिल्टर गया। ठीक है, और इसमें एब्जॉर्ब मटेरियल जो था वो वापस इसके अंदर डाल दिया, और जो कचरा था वो कहाँ गया, वो वेस्टेज जो था वो यहाँ पे डिफ्यूज होते होते पूरा निकल गया, और पूरा होते होते ये कहाँ आ गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब ये जो पूरा है इसमें सिर्फ वाटर और यूरिया है। ठीक है, और थोड़े बहुत को पीएच मेंटेन करने के लिए सॉल्ट्स दिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वेस्टेज है, और ये वेस्टेज कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन हो जाएगा, फाइनली यूटेरस में। ठीक है, तो ये फाइनली इसमें जाके वो ओपन हो जाएगा, और फिर अपन के एक्सक्रीट कर लेगा। यूरेटर है, हाँ। मैंने पहले कुछ और लिख दिया क्या, ठीक है, यूरेटर। ठीक है, तो ये अपन का पूरा ये पूरा फंक्शन होता है। कैसे कैसे हो रहा है पूरा, ब्लड आया, ब्लड से क्या हुआ, यहाँ से पहले सारा वेस्ट जो था वो रिमूव हो गया, और वो चला गया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, और ब्लड ऑलमोस्ट पूरा फिल्टर हो चुका है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है, ब्लड का जो थोड़ा बहुत वेस्ट है जब यहाँ पे गया, उसमें कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीजें भी थी, तो वापस रीअब्जॉर्ब होगी। तो इस पार्ट में पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है एक्सक्रीशन का, फर्स्ट हो गया फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, है ना। तो उसको अपन यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, फिल्ट्रेशन अपन का मेनली ग्लोमेरुलस में हो गया, तो उसको मार्क करने के लिए ऐसा लिख देते हैं, ग्लोमेरुलस में पूरा लगभग हो चुका है। फिर आता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कुछ एक्स्ट्रा चीजें चली गई है, तो उसको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, और ये लगभग होता है पीसीटी में।
ठीक है, पीसीटी में होगा लूप ऑफ हेनरी में और डिफ्यूज होता रहेगा कंटिन्यूसली ब्लड में। और फिर लास्ट में होता है सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब क्या होता है, अपन की बॉडी में से कुछ भी निकला है, उसमें क्या होता है, जो भी वेस्ट निकला ना उसमें बहुत सारे आयंस आ गए, तो उसका पीएच जो है ना वो काफी अलग हो गया, तो पीएच मेंटेन कराती है बॉडी वापस से उसको, जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं बहुत सारे H+ के आयंस आ गए, तो पीएच मेंटेन कराने की वजह से क्या होता है, पीएच मेंटेन कराएगी और उसमें आयंस डालेगी ऑपोजिट वाले। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे H+ के आयन आ गए, तो उसमें कौन सी बॉडी ऐड करेगी, तो OH- की करेगी, ठीक है, ताकि पीएच वापस मेंटेन हो जाए। और पीएच मेंटेन करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि अपन की इंटरनल बॉडी में इतनी वो नहीं है म्यूकस की लेयर और ये सब, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ डैमेज हो जाए, तो बॉडी इसी पार्ट में ही, मतलब नेफ्रॉन के फंक्शन का यही काम होता है कि सीक्रेट कर दे कुछ ऑर्गन्स, सीक्रेट कर दे कुछ आयंस को, ठीक है, ताकि पीएच मेंटेन हो जाए। तो थर्ड स्टेप होता है सीक्रेशन का, ठीक है, ये भी अपन का नेफ्रॉन ही कर रहा है। कहाँ तक करता है ये, तो ये सीक्रेशन हो रहा होता है, जो असेंडिंग लूप होता है ना, लूप ऑफ हेनरी का जो ऊपर चढ़ने वाला वो वाला, और उसी बीच में जो अपन लूप ऑफ हेनरी का भी यही काम है, और जो डिस्टल वाली थी ना डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां तक ये पूरा सीक्रेशन चलता है, और फाइनली क्या होता है, वो आ जाता है उसमें कलेक्टिंग डक्ट में, फिर वो एक्सक्रीट ही होगा, तो लास्ट में एक्सक्रीशन होगा। तो ये पूरा फंक्शन था नेफ्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर वापस से, तो ये ब्लड पूरा फिल्टर हो चुका है, पूरा फिल्टर हो गया, तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ब्लड ये यहाँ जा रहा है और इधर से क्या आ रहा है, वेस्ट का रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो रहा है, वापस ब्लड में मिक्स हो रहा है, क्योंकि ब्लड की आर्टरी अभी भी यहाँ पे है, तो ये उसमें से मिक्स हो गया ये पूरा। और अब ये जो पूरा ब्लड है ये पूरा फिल्टर्ड आउट है, और उसमें वापस से प्रोटीन और ये सब भी आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये वापस से वेन में चला जाएगा, और वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा, हार्ट को पंप कर देगा लंग्स में, वापस ऑक्सीजन गेन करके पूरी बॉडी में, है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है अपन के अंदर, ह्यूमन के अंदर। और नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और ये अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। पर एनसीईआरटी में इतना लेबल डायग्राम नहीं है। एनसीईआरटी में कैसा लेबल डायग्राम है, उन्होंने क्या क्या करा है, उन्होंने बोमैंस कैप्सूल को मार्क करा है, ग्लोमेरुलस को भी करा है, और लूप ऑफ हेनरी को करा है, बाकी कुछ उन्होंने लेबल नहीं करा है। कलेक्टिंग डक्ट को लेबल करा, मतलब डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। तो अगर अपन एनसीईआरटी के हिसाब से सोच रहे हैं, तो अपन थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो भी चलेगा, है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसा बनाना है एनसीईआरटी में। ये अपन बनाएंगे बोमेंस कैप्सूल, ये अपन की रेनल आर्टरी आई, ये नेटवर्क में कन्वर्ट होगी और ये आगे चलेगी। ये अपन का प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होगा, ये होगा पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऐसे से कन्वर्ट होते होते लूप ऑफ हेनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनरी आ गया, ये डिस्टल ट्यूब्यूल हो गया, और ये अपन का कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ये अपन की आर्टरी जो होती है उसको अपन सीधा ही बनाते हैं, है ना, ज़्यादा ट्यूब्यूल अपन को बनानी नहीं है। ये अपन की आर्टरी जो होती है, ये इसी के ऊपर नेटवर्क के ऊपर पूरी बिखरी पे होती है, और फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है ये वेन में। तो अपन इसको बोल देंगे आर्टरी, और इसको बोल देंगे वेन, ठीक है। इसको बोल देंगे लूप ऑफ हेनरी। लेबलिंग अच्छी और अपन की ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो भी अपन को मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो ये हो गया, ये पीसीटी आ गया, जो ग्लोमेरुलस की जस्ट अटैच होती है उसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो लूप ऑफ हेनरी के बाद में जो ट्यूब आती है उसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि दूर है। फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, ये ओपन होगा यूटेरस में, यूरेटर में। तो ये पूरा आ गया अपन का आर्टरी वार्टरी। ये अपन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, और इतना अपन बना सकते हैं, इतना बनाएंगे तो बहुत है। लेबल डायग्राम बनाया, इसका फंक्शन भी अपन को पता चल गया। 4 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। थर्ड होता है सीक्रेशन। फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। तो ये पूरा अपन को अच्छे से आ गया किडनी का, ठीक है। किडनी का अपन को यही सब पता होना चाहिए था, और अपन को अच्छे से पता चल गया, मेन पार्ट पता चल गया, और नेफ्रॉन की फंक्शनिंग पता चल गई। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपन का डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस जैसे अपन क्या बोलते हैं कि कभी कभार कोई इन्फेक्शन हो गया किडनी में, जैसे अपन ने कुछ ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से किडनी क्या होगी, ढंग से फंक्शन नहीं करेगी। और किडनी ढंग से फंक्शन नहीं करेगी, तो जो वेस्ट मटेरियल्स थे, जो यूरिया वूरिया निकल रहा था, वो निकलेगा ही नहीं, वो अपन की बॉडी में ही रहेगा।
और वेस्ट मटेरियल जो अपन की बॉडी में रहेंगे तो ये अपन की बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे ना ये, और उसकी वजह से अपन की बॉडी डैमेज होती जाएगी। और अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी में रह रहे हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। उनको हटाने के लिए किडनी होनी चाहिए। तो किडनी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या अपन की कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से, तो किडनी ढंग से फंक्शन करना बंद कर देगी। तो उस केस में अपन कैसे काम करवाएंगे किडनी को, कि अगर ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो उस प्रोसेस में अपन आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो रिमूवल होता है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स का अपन की ब्लड में से यूजिंग आर्टिफिशियल टेक्निक्स, उसको बोलेंगे अपन डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस को एक बार डिफाइन कर देते हैं। तो अपन इसको बोलेंगे द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर ब्लड ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर ब्लड यूजिंग आर्टिफिशियल टेक्निक्स is known as डायलाइसिस। ठीक है, तो ये होता है अपन का डायलाइसिस। तो डायलिसिस क्या होता है, जो आर्टिफिशियल रिमूवल के जो प्रोसेस होता है उसको अपन डायलिसिस बोलेंगे। अब डायलिसिस अपने आप तो होगा नहीं, तो डायलिसिस के लिए कोई पर्टिकुलर मशीन होनी चाहिए, जैसे कि मशीन के थ्रू ये होगा पूरा, है ना। तो जो मशीन होती है ना जो डायलिसिस करती है उसको बोलते हैं हेमोडायलाइजर। ठीक है, तो ये होती है हेमोडायलाइजर। तो ये अपन को पूरा पता होना चाहिए हेमोडायलाइजर क्या होता है। तो आर्टिफिशियल जो मशीन होती है उसको अपन बोलते हैं हेमोडायलाइजर। अब अपन उसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि हेमोडायलाइजर क्या होता है और डायलिसिस होता क्या है। तो अपन की बॉडी में किडनी का मेन काम क्या होता है, वो प्रेशर क्रिएट करती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है, और उसकी वजह से आराम से फिल्ट्रेशन हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है। तो अगर अपन एक ऐसा सॉल्यूशन बना दे जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर दे ब्लड में किडनी के बराबर, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यही करते हैं अपन डायलिसिस प्रोसेस में। अपन क्या करते हैं, जैसे कोई ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन के अंदर इसका जो लेफ्ट हैंड होगा ना उसके अंदर आर्टरीज भी होती है, उसकी वेन्स भी होती है। तो अपन आर्टरीज से ब्लड सारा निकाल देंगे। ठीक है, उस ह्यूमन का सारा ब्लड एक मशीन में डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी आर्टरी से अपन इसका एक नीडल वीडल लगा के इसका सारा ब्लड निकालने लग गए। अपन एक मशीन ली, और मशीन क्या है, वो ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो एक सॉल्यूशन से फिल्ड हुआ है। ऐसा सॉल्यूशन है वो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें बहुत सारे, उसमें ऐसा सॉल्यूशन की टाइप से फिल है। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डायलाइसिस सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अपने ब्लड के जितना है, जैसा किडनी क्रिएट करती है ना वैसा फंक्शन। तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये डायलिसिस होगा इस सब पूरे का, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा जो वेस्ट होगा ना वो रिमूव होके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट। ठीक है, जैसे यूरिया वूरिया सब। और यहाँ से जो आएगा ना ये आ जाएगा अपन का ब्लड प्यूरिफाइड हुआ, और प्यूरिफाइड ब्लड को अपन डाल देंगे वापस अपनी वेन में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है अपन के पूरे ब्लड का एक्सटर्नल बाहर निकालते हैं, पूरा बाहर निकालते हैं, उसको बाहर से फिल्टर करते हैं, वापस से ब्लड को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जिनकी किडनी का प्रॉब्लम होता है उनको पता होगा कि उनको जाना पड़ता है बार बार, और फिर ये फिल्ट्रेशन होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि सर अपन की जो किडनी होती है ना वो रीएब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करती है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट वेस्ट एक्स्ट्रा निकल जाता है, वाटर एक्स्ट्रा निकल गया तो उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती है। पर डायलिसिस में प्रॉब्लम है कि रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, बिल्कुल भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो भी वेस्ट है या वाटर सारा एक साथ बाहर, सिर्फ ब्लड बचेगा और ब्लड वापस आ जाएगा। तो वाटर की कमी हो जाती है, ऐसा उसमें होता है डायलिसिस में। तो जो भी डायलिसिस कर रहा हो काफी प्रॉब्लम होता है, और ये पूरा प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता है, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बाकी तो बाकी मतलब हो जाता है, वो वापस पूरा चला आता है इसमें वेन में। और ये ठीक है, तो डायलिसिस प्रोसेस ये होता है, अपन ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं उस सॉल्यूशन में, और उसकी वजह से वेस्ट रिमूव हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और वेस्ट रिमूव हो जाता है, वेस्ट हटा देता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और ब्लड को लेके अपन वापस से वेन में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी अपन का पूरा हो गया डायलिसिस क्या होता है। अब बनाते हैं आज के लास्ट पार्ट में। ठीक है, पूरा हो गया अपन का ये। अपन आ रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में।
लाइव प्रोसेस का भी ये लास्ट पार्ट है और ये खत्म हो गया तो पूरा चैप्टर अपन का खत्म। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। अब सबसे पहले एक्सक्रीशन मतलब कुछ वेस्ट प्लांट्स का होता भी होगा क्या? तो प्लांट्स का कोई इतना मेजर वेस्ट नहीं है। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं कि अपन की कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं तो अपन के लिए वो वेस्ट है। CO2 अपन वापस कहीं यूज नहीं कर सकते। पर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स का होता है ना, प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी के लिए। तो उनकी जो CO2 है ना, वो जो CO2 एक्सेल करता है, उस CO2 को तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, है ना? जो रेस्पिरेशन की CO2 है, वो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जाता है। तो उनका जो गैस है एक तरीके से वेस्ट नहीं है दिन के टाइम में, है ना? क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 एक्सेल हुई, फोटोसिंथेसिस में यूज होके O2 कन्वर्ट हो गई और O2 का जो बनी है वो O2 एक्स्ट्रा है तो उसको हटा देगा वो और बाकी को वो अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है डे टाइम में। पर रात में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फिर CO2 जो होगी वो वेस्ट की तरह निकलेगी। ठीक है, क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना, तो रात में थोड़ा बहुत CO2 और O2 का एक्सचेंज उसको वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या होता होगा? तो कैसे एक्सक्रीट करता होगा उस वेस्ट को? तो अपन को पता ही है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता है, टाइनी ओपनिंग्स होती है, ऐसे गार्ड सेल वाला अपन ने पढ़ा था। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस को वो एक्सक्रीट कर देगा, सारे वेस्ट को रिमूव कर देगा। कौन-कौन? O2 को और CO2 को। जो भी एक्स्ट्रा होती है उन सबको रिमूव कर देगा। और जो स्टेम होती है उसमें लेंटिकल्स होते हैं, तो लेंटिकल्स के थ्रू उसको हटा देगा और रूट में रूट हेयर्स होते हैं, वहाँ से ये गैसेस को डिफ्यूज़ करवा देगा अपने सॉइल के अंदर। तो ये तो होता है वेस्ट का रिमूवल। लेकिन कुछ-कुछ ऐसा भी वेस्ट होगा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो उसके बाद में एक और पार्ट भी है। एक और पार्ट क्या है? ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज तो ये स्टोमेटा इन सब की हेल्प से करेगा। अब जो थोड़े बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको कैसे रिमूव करेगा? तो अपन ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि सेल जो होता है ना, प्लांट सेल, उसके अंदर 90% जो होती है, स्पेस ऑक्यूपाइड होता है वैक्यूल के थ्रू। ठीक है? तो जो बाकी बचा हुआ वेस्ट है ना, वो क्या करता है? वो प्लांट के वैक्यूल में इकट्ठा करता जाता है। जो भी वेस्ट है, वो वैक्यूल में इकट्ठा करता जाता है और उसके पास में एक प्रॉपर्टी है लीव्स को शेड करने की। तो उन लीव्स में जाके इकट्ठा कर लेगा, जहाँ पे जो लीव शेड होने वाली और जैसी लीव शेड होगी, उसमें पूरा वेस्ट होता है। ठीक है? तो जो शेडेड जो पार्ट्स के लीव्स होती है, वो क्या होती है? वो एक तरीके से उसमें वेस्ट इकट्ठा करा होता है वैक्यूल्स का, है ना? वैक्यूल्स के अंदर वो वेस्ट इकट्ठा करता है और वो लीव्स बाद में शेड हो जाती है। तो एक तो तरीका हो गया लीव्स की शेडिंग करके। ये रिमूव कर देता है उस तरीके से। और एक और तरीका हो गया, सेकंड तरीका, जाइलम जो होता है ना, जो ओल्डर जाइलम होता है, ओल्डर जाइलम के अंदर गम्स आ जाती है, रेजिन्स और गम्स आते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीके से उसका वेस्ट ही है, पर ह्यूमन के लिए वो काम का होता है। तो रेजिन्स और गम्स होते हैं वो एक तरीके से वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो पेड़ के ऊपर आ जाता है और ह्यूमंस को यूज करते हैं, काफी अच्छा खासा यूज करते हैं उसका, काफी महंगा भी होता है वो। तो रेजिन्स और गम्स होते हैं वो इनका वेस्ट है और ह्यूमन के लिए वो प्रोडक्ट है, यूजफुल प्रोडक्ट। तो सबसे फर्स्ट देखा गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू और रूट हेयर के थ्रू। फिर सेकंड अपन ने देखा कि अगर कुछ मतलब एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट है तो क्या करेंगे, तो लीव्स की वैक्यूल्स वाले सेल्स में, मतलब सेल के वैक्यूल्स वाले पार्ट में डाल देंगे और लीव्स शेड हो जाएगी। तो सेकंड ये। थर्ड ये था कि जाइलम के अंदर वो रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ओल्डर जाइलम जो होते हैं उसमें। तो ये सब मैंने देखा कि वेस्ट वेस्ट करके कैसे वो उसको एक्सक्रीट करता होगा प्लांट को। और प्लांट का इतना वेस्ट नहीं होता है क्योंकि प्लांट जो है ना, उसके ज़्यादातर सेल्स जो है वो डेड ही होते हैं। तो डेड के वहाँ पे इकट्ठा करता जाएगा, उसका मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा और वो जो डेड सेल्स है वो एक तरीके से मैटर गेन करते जाएंगे। तो ये तरीका होता है प्लांट्स के एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो एक्सक्रीशन प्लांट्स का इतना बड़ा पार्ट नहीं था, बस अपने रेजिन्स, गम शेड करना, लीव शेड करना, शेडिंग ऑफ लीव्स, ये सब पता होना चाहिए। तो ये अपन का पूरा पूरा हो गया प्लांट्स के अंदर से रिलेटेड पार्ट, पूरा एक्सक्रीशन प्लांट्स का भी पूरा पार्ट। तो अपन ने आज जो जो सोचा था वो अपन ने कर लिया। अब कल अपन करेंगे एनसीईआरटी थोड़े बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस, और अगर वो सब हो जाएगा तो अपन नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसको लिखना होता है, क्या क्या सॉल्यूशन रिलेटेड होता है, और वो अगर हो गया तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वो फिजिक्स का भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, जो सही लगेगा वो। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।